Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is a part of respiratory diseases. Or again, we will start from important topics. और important topic की तरफ जाते जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है ना स्पायरोमेट्री के, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, जो हम 4th ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि FV1/FVC ये रेशो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में, जिसमें एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एम्फीज़ीमिया, उसमें डिक्रीज़ होनी है, और जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस या रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है उसमें नॉर्मली रहती है, इक्वल रहती है। जबकि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता था इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ एज वेल एज रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये रेशो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव में कम है लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है उसमें नॉर्मल ये इंक्रीज़ है? क्योंकि सारा खेल खेलता है ये टोटल लंग कैपेसिटी और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, क्योंकि हवा अंदर जा सकती है, बाहर नहीं आ सकती, एयर गेट्स ट्रैप्ड, तो लंग रेजिडुअल वॉल्यूम या टोटल लंग कैपेसिटी गेट्स इंक्रीज्ड, whereas restrictive में it gets decreased. The first important topic is breathlessness, dyspnea, positional dyspnea हो उसे orthopnea कहते हैं. And what are the causes of dyspnea? There can be acute dyspnea और chronic dyspneic phase. Causes के 3 हैं, cardiovascular, respiratory या others, कोई भी metabolic cause हो सकता है. Cardiovascular cause of acute dyspnea is acute pulmonary edema. Respiratory में acute severe asthma, acute exacerbation of COPD, pneumothorax, pneumonia, pulmonary embolus, inhaled foreign body या laryngeal edema, ARDS. Others में it can be psychogenic या फिर metabolic acidosis जो DKA या lactic acidosis, uremia, overdose of salicylates या कोई भी organic acid, ethylene glycol वगैरह की poisoning. Chronic exertional dyspnea could be because of chronic heart failure, myocardial ischemia, COPD, chronic asthma, chronic pulmonary thromboembolism, any carcinoma, bronchial carcinoma, large pleural effusion या other causes में if there is a severe anemia, obesity and deconditioning, they can all lead to chronic exertional dyspnea. What are the factors that suggest psychogenic hyperventilation? पेशेंट अगर साइकोजेनिक है, जैसे अक्सर कहते हैं कि 25 साल की या 20-25 साल की कोई खातून आ जाए और बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रही हो और उसे सांस सही नहीं आ रहा, तो कभी भी उसका इलाज नहीं करने लग जाना, क्योंकि वो हिस्टेरिकल ही होती है, वो साइकोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन की तरफ जा रही है. हमें कैसे पता लगेगा कि ये साइकोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन है या कोई प्रॉब्लम की वजह से डिस्नी है? हम उनसे पूछेंगे कि इफ़ देयर इज़ एनी डिजिटल या एरियोलर पेरिस्थीसिया, मुंह के इर्द गिर्द या डिजिट्स पे पेरिस्थीसिया है, एंड इफ द पेशेंट कैन नॉट गेट अ डीप इनफ ब्रेथ इन, तो ये साइकोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन के फीचर्स है. इनेबिलिटी टू टेक अ डीप ब्रेथ, frequent sighing and erratic ventilation at rest. स्पायरोमेट्री की वैल्यूज़ लेट्स सपोज पहले दफ़ा किया तो पहली दफ़ा डिफरेंट आई है, दूसरी दफ़ा किया तो दूसरी दफ़ा डिफरेंट आई है. एसोसिएटेड डिस्टल पैरास्थीसिया, डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग और इनकन्सिस्टेंट स्पायरोमेट्री मेजर्स मैंने आपको बता दिया. फिर हिमोप्टोसिस क्या है? थूक में खून आना. इसके कॉजेज़ क्या है? ब्रोंकियल कंडीशंस में, ब्रोंकियल डिजीज़ में हमें पता है टीबी, कैंसर, कार्सिनोमा, ब्रोंकाइटिस, tuberculosis, suppurative pneumonia, lung abscess, even trauma, pulmonary infarct, Goodpasture syndrome, that is collagen synthesis मसला हो, left ventricular failure, anticoagulants, leukemia and hemophilia, they all causes hemoptysis. How can hemoptysis be cured? Patient को upright proper position में रखें, high flow oxygen, and acute phases में emergency condition में bronchoscopy won't be helpful until unless if it's aided by radiological aid. ब्रोंकोस्कोपी अगर रेडियोलॉजिकल एड से पता लग जाए कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर रिजिड ब्रोंकोस्कोपी अंडर जनरल एनेस्थीसिया may allow to intervene and stop bleed and thus stop the bleeding. Further intubation may be required and pulmonary arteriography and embolization ताकि उस आर्टरी में एम्बोलाई डाल दें हम खुद और ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो सके. ठीक है. प्लूरल एफ्यूजन, जब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं ना प्लूरल एफ्यूजन में, पेशेंट प्रेजेंट करता है आपको लो रेजोनेंस है, वोकल रेजोनेंस और वोकल फ्रेमिटस ऑन लेट्स सपोज ऑन द राइट लंग, लेकिन ऑन परकशन इट इज़ डल या स्टोनी डल परकशन, तो ये प्लूरल एफ्यूजन है. अगर यही मैं कहती कि वोकल फ्रेमिटस या वोकल रेजोनेंस जो इंक्रीज़ कर गया है, इसका मतलब वो कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है, तो फिर आप निमोनिया लिख सकते हो. हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? रेडियोलॉजिकल एक्सरे पे आपको मिल जाता है कर्व्ड शैडो एंड ऑब्लिट्रेशन ऑफ द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल असेंडिंग टुवर्ड्स द एक्सिला. मिनिमम आपको 200 मिलीलीटर फ्लूइड चाहिए टू गेट अ डायग्नोज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन ऑन PA चेस्ट एक्सरे. इरेक्ट.
What are the causes of pleural effusion? Pneumonia, tuberculosis, pulmonary infarct, malignant disease, cardiac failure, and uncommon causes में hyponatremia like nephrotic syndrome and liver failure, malnutrition, connective tissue disease, Meigs syndrome. Meigs syndrome is an ovarian tumor plus pleural effusion और इसमें ascites भी बहुत होती है. Myxedema, uremia, they all causes pleural effusion. प्लूरल एस्पिरेट भी ले सकते हैं और उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. और ये बताया गया कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस तो होता ही एक्सुरेट है इन्फेक्शन, सारे ही एक्सुरेट हैं सिवाय कि कार्डियक फेलियर में देयर वुड बी ट्रांसुरेट, देयर वुड बी लाइक मोर प्रोटीन. और थोरैकिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो मिल्की कलर का निकलता है उसमें काइल होंगे और काइल में होते हैं फैट्स एंड प्रोटीन्स. रूमेटॉइड डिजीज़ में भी प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, स्पेशली इन रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रूमेटॉइड. एसएलई में भी देयर विल बी सीरस फ्लूइड, सारे एक्सुरेट है जैसे मैंने बताया सिवाय कार्डियक फेलियर वो ट्रांसुरेट है. कहता कैसा चलता है ट्रांसुरेट क्या है, कौन सा है वो प्लूरल एफ्यूजन और एक्सुरेट कौन सा है. एक तो जर्नल है कि जो भी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं वो एक्सुरेट ही होते हैं और जो इन्फेक्शन की वजह से या कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से नहीं होते. इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लीड टू एक्सुडेटिव फ्लूइड. क्यों? क्योंकि एक्सुडेट इज लाइकली इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. जब प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन ग्रेटर प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन की रेशो फ्रॉम सीरम प्रोटीन की रेशो से 0.5 टाइम्स ज़्यादा हो, या प्लूरल फ्लूइड LDH रेशो सीरम LDH रेशो इज मोर देन 0.6, या फिर प्लूरल फ्लूइड LDH दैट इज 2/3 टाइम्स द अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल सीरम LDH. इन सब सिचुएशन में ये एक्सुरेट होता है, ट्रांसुरेट नहीं होता. हाउ वुड यू मैनेज? आपने करनी है इसकी एस्पायरेशन ही है, ड्रेनेज ही करनी है प्लूरल फ्लूइड की, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं करनी. 1.5 लीटर्स एकदम नहीं निकालने, मोर देन 1.5 लीटर्स निकालना इट इज़ अ रिस्क. वाई? बिकॉज इट कैन लीड टू री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा. तो आहिस्ता आहिस्ता करके निकालना और कभी भी ड्रेनेज इतना नहीं करना अप टू ड्राइनेस लेवल. फिर व्हाट इज़ इम्पाइमा? इम्पाइमा तो पस की कलेक्शन ही है इन लंग्स, और अगर पस के साथ साथ एयर भी कलेक्टेड हो इन लंग तो उसे पायोनिमोथोरक्स कहते हैं. इम्पाइमा का कैसे पता लगेगा? चेस्ट एक्सरे पे पता लगेगा. ऑल्दो प्लूरल एडहेजन्स में कैन फाइंड द इम्पाइमा टू फॉर्म अ डी शेप्ड शैडो. प्लूरल एडहेजन्स और पस बनी हुई है. पस में क्या होता है? प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजेनस प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ें, राइट. तो ये खुद रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं एंड दे मेक अ शैडो, डी शेप्ड शैडो अगेंस्ट द इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल. और अगर यहाँ पे एयर हो तो पायोनिमोथोरक्स कह देते हैं. और हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेवल भी शो होता है, अगर यहाँ पे एयर होती तो शो होता. Ultrasound CT to identify the optimal site for aspiration. CT also provides the information of pleura underlying the lung, parenchyma and patency of the major bronchi. और कौन से फीचर्स पर सजेस्ट करते हैं कि इम्पाइमा पस ही होगी? अगर ग्लूकोज लेवल 3.3 मिलीमोल पर लीटर से कम हो, या LDH लेवल 1000 यूनिट्स पर लीटर से ज़्यादा हो, और pH कम हो, pH 7 से कम, मतलब एसिडिक pH हो, ग्लूकोज इसमें कम है. ऑब्वियसली बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इम्पाइमा कराती है तो ग्लूकोज बैक्टीरिया खा ही लेते हैं, और LDH शुड बी मोर. सॉरी. हाउ वुड यू मैनेज ड्रेनेज? रिमूवल ऑफ ऑल द पस फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, देन गिविंग एंटीबायोटिक. और अगर जो है एंटीबायोटिक फॉर 2 to 4 वीक्स. और अगर जो है जो पस थिक है या लॉक्यूलेटेड है, देन सर्जिकल इंटरवेंशन वुड बी रिक्वायर्ड. रेस्पिरेटरी फेलियर. द रेस्पिरेटरी फेलियर इज द टर्म यूज्ड व्हेन पल्मोनरी गैस एक्सचेंज फेल्स टू मेंटेन नॉर्मल एटीरियल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो वैल्यूज़ है उसमें उससे गड़बड़ हो जाए तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है. टाइप 1 और टाइप 2 है. टाइप 1 मोस्टली वो रेस्पिरेटरी फेलियर है जिसमें ऑक्सीजन तो कम हुआ है, हाइपोक्सिया हुआ ही हुआ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉर्मल है या लो है, ठीक. और इसी तरह पीएच जो है कोई इसमें मसला नहीं आया, इतनी हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा नहीं बने, पीएच भी नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट भी इतने अपने काइंड ऑफ नॉर्मल रेंज में. बट टाइप 2 में मसला ये होता है व्हेन देयर इज़ हाइपोक्सिया, देयर इज़ आल्सो हाइपरकैप्निया. कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन अच्छी खासी बढ़ जाती है विच लीड्स टू इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन एंड बाइकार्बोनेट आयन्स आल्सो राइज अ लॉट. So what are the causes of type 1 respiratory failure? Type 1 acute asthma, acute COPD, pulmonary edema, pneumonia, pneumothorax, ARDS, COPD, lung fibrosis, right to left shunts can cause type 1 respiratory failure. What is the cause for type 2 respiratory failure? Acute severe asthma, acute exacerbation of COPD, narcotic drugs, flail chest injury, COPD, sleep apnea, kyphoscoliosis, ankylosing spondylitis, and डायफ्रैगमेटिक फटीग. तो ये सारी चीज़ें टाइप 2 की तरफ लेकर जाती हैं. हाउ डू यू ट्रीट? टाइप 1 में सिर्फ ऑक्सीजन कम होता है तो यू कैन गिव ऑक्सीजन, बाकी आप इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्ट करने तो थिंग्स वुड बी फाइन. टाइप 2 में सब कुछ करेक्ट करना है, जो टाइप 2 की मैनेजमेंट है ना, टाइप 2 में सब कुछ करेक्ट करना है. आपको ऑक्सीजन मैनेज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आउट करना है,
इनिशियल असेसमेंट के बाद EBGs, चेस्ट एक्सरे और मेंटेनेंस, एयरवे मेंटेनेंस ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए, उसको आपको यू मे रिक्वायर इंटूबेशन टू अ पेशेंट। और किस वजह से एग्जर्बेट करते हैं दोनों सिचुएशन, कोई इन्फेक्शन कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से करते हैं ना, तो एंटीबायोटिक्स वुड बी रिक्वायर्ड। अगेन फिर स्टेबलाइज करके डिस्चार्ज करें, फॉलो अप और रिहैबिलिटेशन इज़ नेसेसरी। ये वाले पॉइंट्स लिखने होते हैं अगर SCQ में। लंग ट्रांसप्लांटेशन का MCQ आता है और अक्सर पूछा जाता है कौन सी इंडिकेशन है लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए, कौन सी नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फाइजीमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये सारी हैं। कोई एक ऐसी लिखी होगी ऑप्शन में जो नहीं होगी तो उस पर टिक करना होगा। देखिए एजनमिंगर सिंड्रोम हो गया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये ऐसी चीज़ें आपको लगेगा नहीं इस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हैं, टेबल पढ़ के जाइएगा। लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस, लिम्फेंजियोमाइलोमाटोसिस, Veno-occlusive disease, Eisenmenger syndrome, obliterative bronchiolitis, pulmonary fibrosis, emphysema, cystic fibrosis, they all, yeah, even pulmonary hypertension, pulmonary thromboembolic pulmonary hypertension are these are the situations that are indications to get a lung transplanted. Sorry. अब हम चलते हैं अस्थमा की तरफ। अस्थमा कौन सी कंडीशन है? इट्स अ रिवर्सिबल कंडीशन, इट्स अ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की कंडीशन है जिसमें देर इज एपिसोड ऑफ वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग और ब्रेथलेसनेस, स्पेशली इधर अर्ली इन द मॉर्निंग और एट नाइट। और ये एपिसोड थोड़े अर्से के लिए रहती है, इट इज़ रिवर्सिबल, बट जब तक रहती है बंदी की हालत अच्छी खासी टाइट रहती है। ये बेसिकली एलर्जिक इंड्यूस्ड है और इधर जो लोग, क्वेश्चन आ सकता है कि 3 महीने से एक पेशेंट को इस तरह की एक्सपायरेटरी वीज़ आ रही है और इस तरह की हालत ख़राब है और वो बस दवाई लेने गया था, तो कौन सी दवाई है? अस्थमा को एग्रावेट करने वाली सिचुएशन कौन सी है? एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर्स, एनसेड्स, एस्पिरिन्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी एग्रावेट करते हैं। इवन दो लेट सपोज एक क्वेश्चन आता है कि एक शख्स वो पान बहुत खाता है और इस तरह प्रेजेंट किया कि उसे अस्थमा लाइक फीचर्स हैं, तो बात याद रखनी है बीटल नट्स में एक्रोलीन है, एरिकोलीन क्या काम करती है? वो सिमिलर इसका एक्शन है मिथकोलीन से। मिथकोलीन हो गई एडिनोसिन, ये बेसिकली हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं चैलेंज टेस्ट के लिए टू गेट अस्थमा डिटेक्टेड। तो जिसमें मिथकोलीन है उसने तो ऑब्वियसली अस्थमा वाले सिम्टम्स, अस्थमा को एग्रेवेट ही करेगी, सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा लेकर आएगी। हाउ डू डायग्नोज के पेशेंट को अस्थमा है? एक तो क्लिनिकल, दूसरा इसकी हिस्ट्री, तीसरा आप स्पायरोमेट्री पे देखेंगे या पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, वो पेशेंट सीरियल रिकॉर्डिंग इट्स हेल्पफुल। स्पायरोमेट्री पे आपको फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम दिखेगा और वाइटल कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा दिखेगी ऑब्वियसली। हाउ डू मेक अ डायग्नोसिस? जब आपसे पूछता है कि पल्मोनरी टेस्ट से कौन से मतलब कोई क्राइटेरिया यूज़ करते हैं इसका डायग्नोसिस बनाए, तो कंपेटेबल क्लिनिकल हिस्ट्री हो और प्लस इनमें से कोई एक पॉइंट ले लें कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड इज ग्रेटर देन 15%, उसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% इंक्रीज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या फिर 15% डिक्रीज आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। दोनों सूरत हाल में कोई एक भी इनमें से हो जाए, पेशेंट हैव अस्थमा। यहाँ पे 20% डायरनल वेरिएशन मोर देन 3 days पर वीक फॉर 2 weeks, हर वीक में 3 दिन तो कम से कम डायरनल वेरिएशन हो, जैसे यहाँ पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट में शो किया हुआ है, तो पेशेंट को हम कह सकते हैं कि अस्थमा है। इसके अलावा क्या आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? मेथकोलिन, मैंने बताया मेथकोलिन चैलेंज टेस्ट, इट्स सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। स्किन प्रिक टेस्ट के बाकी एलर्जीज हैं, बाकी पूरी बॉडीज़ में एलर्जीज हैं कि नहीं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ने आपको लंग्स और वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम भर चुका हुआ है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ चुका हुआ है, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो यू वुड फाइंड हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स और लंग मार्किंग जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। लोबर कोलैप्स में भी प्रेजेंट बाय बिकॉज इन ऑल दिस एपिसोड जो म्यूकस कंटेनिंग है ना, म्यूकस लेडन क्रिस्टल्स, जैसे शार्केट क्रिस्टल्स कहते हैं, शार्केट क्रिस्टल्स दे माइट बी इन द ब्रोंक्यूल्स obstructing them and causing lobar collapse. HRCT scan may be useful to detect bronchiectasis तो नहीं हुआ है। और फिर you can assess eosinophilic airway inflammation induced sputum differential eosinophil, मतलब sputum पे आप डिटेक्ट कर सकते हो उसकी करके डिफरेंशियल काउंट के eosinophils कितने हैं। हाउ वुड यू मैनेज? अब दो सिचुएशंस हैं, एक तो है पेशेंट्स की स्टेप अप थेरेपी और स्टेप डाउन थेरेपी, एस्थमा नॉर्मली जो पेशेंट को डायग्नोज हुआ है, और एक है एक्यूट एक्जर्बेशन ऑफ एस्थमा के पेशेंट को मैनेज करना। अब हम करने जा रहे हैं जो नॉर्मल पेशेंट डायग्नोज हुआ है, अब आपने उसके करने पेशेंट एजुकेशन, उसको एजुकेट करें उसकी बीमारी के बारे में, उसे एलर्जेंस जो भी हैं उनसे अपने आप को दूर रखें और स्टेप वाइज अप्रोच शुरू कर देंगे। पहले स्टेप में आपने उसे ऐड करनी है उसकी शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 एगनिस्ट, जिसमें टर्ब्यूटालिन और साल्बिटामॉल है, ठीक। दूसरी स्टेप में आपने ऐड करना है उसको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स,
जिसमें बुडिसोनाइड है और बिक्लोमिटासोन है, फ्लूटिकासोन है, ये सारे ऐड करने हैं। ये सेकंड स्टेप है। पहला हो गया साल्ब्यूटामॉल टेरबुटालिन बीटा 2 एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड बुडिसोनाइड बिक्लोमिटासोन। स्टेप थ्री में आपने ऐड करना है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। वो कौन से हैं? रोल साल्ब्यूटिरॉल फॉर्मिटिरॉल, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। और देखना है कि क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर लेट्स सपोज स्टेप 3 में भी नहीं रिस्पॉन्ड करते, अस्थमा नहीं रिस्पॉन्ड करता, फिर आपने स्टेप 4 पे जाना है। और स्टेप 4 में क्या आपने ऐड करना है? इफ देयर इज पुअर कंट्रोल ऑन मॉडरेट डोज ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, एड ऑन थेरेपी आपने देनी है कौन सी? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट और सस्टेन रिलीज थियोफाइलिन अलॉन्ग विद बीटा 2 एगोनिस्ट टैबलेट्स। ल्यूकोट्राइन्स में आप वो देंगे मोंटेलुकास, ज़ेफिरलुकास अलॉन्ग विद थियोफाइलिन्स। और अगर ये भी काम नहीं करता तो आपने एक और एड ऑन थेरेपी स्टेप 5 पे क्या देना है? कंटिन्यूस और फ्रीक्वेंट ऑरल स्टेरॉइड, जिसमें ऑरल प्रेडनिसोलोन आपने देनी है। और होपफुली यहाँ तक पेशेंट जो है स्टेबलाइज हो जाए। ठीक, स्टेप 1 इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, फिर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, थियोफाइलिन और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मोंटेलुकास, ज़ेफिरलुकास। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ इनहेल्ड था तो यहाँ ऑरल प्रेडनिसोलोन ऑरल जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना। जब पेशेंट स्टेबल हो जाए फिर आपने स्टेप डाउन थेरेपी स्टार्ट करनी। स्टेप डाउन थेरेपी आपने इस तरह करनी है कि सिर्फ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं, आप बीटा 2 को ना टेपर ऑफ करें, सिर्फ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को आपको ने इस तरह टाइट्रेट करना है। द डोज ऑफ इनहेल्ड ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी टाइट्रेटेड टू द लोएस्ट डोज। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को 20 to 50% कम करें एवरी मंथ, ताकि वो उसकी सस्टेनेबल थेरेपी रह सके। और पेशेंट जो है, ये नहीं कि अस्थमा में जा रहा है, हमने डोज कम की तो अस्थमा में चला गया, नहीं, उतनी डोज रखना है जो इफेक्टिव हो। What are the complications of asthma? Dehydration, airway infection, exhaustion, pneumothorax, respiratory failure and core pulmonary। अब इस सारी सिचुएशन में ये भी तो हो सकता है कि पेशेंट को अस्थमा है और उसे पता है उसका अस्थमा है और एग्जर्बेट कर जाए अस्थमा। जैसे कुछ लोग जो मेरी एक दफ़ा क्लास फेलो थी इन माई स्कूल, वी वेंट टू विजिट फ्योड़ा माइंस, और वहाँ जाके उसका अस्थमा एग्रेवेट हो गया। अब तो वहाँ बता रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी अस्थमा के पेशेंट्स का इलाज भी करते हैं और इतने ठीक भी हुए हैं, लेकिन बहरहाल उसका अस्थमा वहाँ जाके एग्रेवेट हो गया। और इवन एक दफ़ा हमारी क्लास चेंज हुई थी, तो क्लास चेंज होने की वजह से दूसरी क्लास में पता नहीं मिट्टी ज़्यादा थी या गंद था, जो भी था, उसका अस्थमा वहाँ भी एग्रेवेट हो गया। इमीडिएट असेसमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर अस्थमा के पेशेंट्स का आपने देखना, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 25, हार्ट रेट 110 से ज़्यादा, इनेबिलिटी टू कंप्लीट वन सेंटेंस इन वन ब्रेथ। अगर तो इनेबिलिटी टू कंप्लीट वन सेंटेंस इन वन ब्रेथ है तो ये अस्थमा ही है। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन वो चीख के कहे कि मैं अस्थमा हूँ, लेकिन the patient is not able to complete his asthma, but अगर एक patient is able to complete whole sentence, it is not asthma। याद रखना अपनी बात। partial pressure ऑक्सीजन कम है, raised normal carbon dioxide, silent chest, coma, confusion, exhaustion, hypotension, bradycardia, feeble cyanosis, feeble respiratory effort and cyanosis, ये सारी जो है ना severe asthma की सिचुएशन है। how will you treat severe asthma, acute exacerbation of asthma? पहले तो आप देखो, सबसे पहले इसके ऑक्सीजन, फिर आप हाई डोज ऑफ इनहेल ब्रोंकोडायलेटर्स में बीटा 2 एगोनिस्ट है, जैसे साल्ब्यूटामॉल या और एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक इप्राट्रोपियम, ये ब्रोंकोडायलेटर्स दोगे। सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में ऑरल प्रेडनिसोलोन स्टार्ट कर देंगे। इंट्रावेनस फ्लूइड्स को मेंटेन करेंगे। पोटेशियम देखेंगे कि पोटेशियम अगर लो हुआ है तो जैसे साल्ब्यूटामॉल बीटा 2 एगोनिस्ट देखें लोअर पोटेशियम, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर आईवी पोटेशियम लगाएंगे। आईवी मैग्नीशियम में अमाइनोफिलिन इंट्रावेनस वो देंगे। इट विल प्रोवाइड एडिशनल ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट। वी विल मॉनिटर द पेशेंट, उसका 4 to 6 आवर्ली उसकी पल्स, उसकी रेस्पिरेटरी रेट। आफ्टर रिकवरी विल डिस्चार्ज द पेशेंट एंड आस्क द पेशेंट टू कम फॉर फॉलो अप। फिर कई दफ़ा एमसीक्यू में आता है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर असिस्टेड वेंटिलेशन इन एक्यूट सीवियर एस्थमा। ऐसे पेशेंट में जिन्हें एक्यूट सीवियर एस्थमा है, किस पेशेंट को हम लोगों ने असिस्टेड वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है? वो पेशेंट जिसको कॉमा, कन्फ्यूजन, एग्जॉस्शन, ड्राउजीनेस है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पे एबीजीज पे आपको ऑक्सीजन उसकी कम दिखती है, लेस देन 8 किलो पास्कल, मतलब 60 mmHg, या और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी ज़्यादा दिखती है, मोर देन 6.6 किलो पास्कल, मोर देन 50 या 45 mmHg। तो ऐसे पेशेंट्स को आपने क्या कराना है? वेंटिलेशन, असिस्टेड वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्थमा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम COPD को कवर करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।